आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 12 आपके एनसीईआरटी के हिसाब से, और चैप्टर का नाम है एटम। इसको स्टार्ट करेंगे। थोड़ा थियोरेटिकल है और केमिस्ट्री भी थोड़ा घुसा हुआ है, तो देख के पढ़ते हैं क्या है इसमें, क्या सीखना है क्या नहीं। चलो अब अगर याद करो, जब आप बचपन में थे, मतलब छोटे जब थे, अगर आपको कोई खिलौना दिया जाता था तो उसको क्या करते थे? कुछ देर खेलते थे, फिर उसका पुर्जा पुर्जा अलग हो जाता था, तोड़ देते थे। क्यों क्यों तोड़ते थे? क्योंकि दिमाग में ये चलता रहता था कि ये चल क्यों कैसे रहा है। कोई अगर कार है, अगर वो चल रहा है तो वो चल कैसे रहा है, इसलिए हम उसे तोड़ देते देखने के लिए उसमें क्या है, मोटर है, क्या चाबी है, क्यों स्प्रिंग है, क्या घुमाने पे ये चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, वही सब देखने के लिए हम बचपन में तोड़ देते थे। और जैसे जैसे हम बड़े हुए और जो कुछ लोगों, जो साइंटिस्ट लोग हैं, उनका वो चीज़ दिमाग में बैठ गया था, या जो बोलते हैं ना कि किस चीज़ से बना है, वो जो क्या बोलते हैं, मनोरंजन होता है कि कौन था कोई जिज्ञासा कोई पेरी हो, कि वो उत्सुकता होती है कि वो किससे बना हुआ है, तो उसको देखने के लिए या उसको समझने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने हर एलिमेंट या हर चीज जो उनके सामने मिला उसको तोड़ते हुए चले गए, और तोड़ते 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 कहां तक पहुंचे? मॉलिक्यूल तक पहुंचे। और उन्होंने ये बोला कि ये जो पूरा दुनिया है वो बना है मॉलिक्यूल से। बहुत सालों तक ये चीज मानते रहे, ठीक है। लेकिन जब उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, जब उसमें साइंटिस्ट लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हो गया और ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, तो उन्होंने देखा जो भी मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल्स कितने होते थे? करोड़ों, मिलियंस में होते हैं मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है। और जब मॉलिक्यूल्स में कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया गया तो उन्होंने देखा कि हर मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है। पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब चाहे आप कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, उस पर अगर आप लाइट डालते हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे थे इसके पहले वाले चैप्टर में। तो साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में, या फिर स्पेसिफिक अगर बोलो, जे थॉमसन के दिमाग में ये आया कि अगर हर मॉलिक्यूल्स में सेम प्रॉपर्टी हो रहा है, मैं कोई भी मॉलिक्यूल उठा के अगर ले रहा हूं और उस पर अगर कुछ भी लाइट डाल रहा हूं या एक्सटर्नल सोर्स डाल रहा हूं, तो उसमें से क्या निकल रहा है? लाइट एमिट हो रहा है। तो उनके दिमाग में ये आया कि हो ना हो ये मॉलिक्यूल किसी और से बना है, और फिर उसको भी तोड़ते गए, और जब तोड़ा उन्हें मिला कि नहीं, जो पूरा दुनिया है वो एटम से बना हुआ है। और उससे उनको हमें क्या फायदा मिला, या साइंस को क्या फायदा मिला? जब मॉलिक्यूल्स पढ़ते थे तब मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला जाता था, लेकिन जब एटम्स के बारे में आए तो हमें कुल मिला के कितने एटम्स मिले? 118। टोटल 118 एलिमेंट्स हैं दुनिया में अभी तक, और हो सकता है आगे तुम में से कोई और एक और नया एलिमेंट बना दे या डिस्कवर कर ले, ठीक है। तो अभी तक तो लेकिन 118 एलिमेंट है और 118 एटम है, तो वो हमारा पढ़ाई को या हमारे स्टडी को और आसान कर दिया। और 118 जब एलिमेंट आ गए तब अब एटम, ये तो है कि जब वहां पे बात कर रहे, जे थॉमसन जब बात कर रहे थे तब उन्होंने बोला कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, जिसके वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अब अगर, और हमें पता है एटम्स या फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो न्यूट्रल होते हैं, तो उनके हिसाब से उन्होंने क्या बोला, अगर इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज जरूर हो रहा होगा ताकि वो न्यूट्रल बन के रह सके। तो उन्होंने उसको न्यूक्लियस तब तो नाम नहीं दिया था, तब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स बोल रहे थे, जो एक एटम के अंदर मौजूद है, और उस पर बात चलने लगी। अब जब एटम की खोज हो गई तब ये बोला गया कि अगर एटम, तो चलो मान लिया आपने बोला एटम एग्जिस्ट करता है, और एटम में ऐसा क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर उसमें से निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन कैसे है, या फिर जो एटम है उसका शेप साइज कैसा हो, हाँ, तो वो कैसे अरेंज हैं, जो एटम है उसके अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे है, तो उसका अरेंजमेंट या उसका स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने खोजना या देखने के लिए उनके मन में भी जिज्ञासा आया, या मन में इच्छा हुई कि वो कैसे उसका स्ट्रक्चर दिया जाए।
तो जे थॉमसन साहब ने पहले उन्होंने ये थ्योरी दिया कि खीर में जैसे बादाम किशमिश पड़ा हुआ रहता है ना, हर जगह पे मौजूद होता है, वैसे ही एक मास है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स चारों जगह पड़ा हुआ रहता है। उन्होंने ये थ्योरी दिया जिसको हम थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। लेकिन जब कुछ उसमें और स्टडी की गई, उनके जो स्टूडेंट थे, कौन थे उनके स्टूडेंट? रदरफोर्ड साहब। रदरफोर्ड साहब ने इसमें और भी एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने जो बोला प्लम पुडिंग मॉडल, उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। अब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट पे जाने से पहले या उनके कैलकुलेशन पे जाने से पहले हमें और एक एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना होगा जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया टू गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम, और उनका नाम है ग्रीगर। ठीक है, ग्रीगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट से हमें मोस्टली या बोल सकते हो एक अंदाजा मिला कि एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ग्रीगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गोल्ड का सीट लिया। ठीक है, एक गोल्ड का सीट लिया और उसको तोड़ते हुए चले गए, सॉरी तोड़ते हुए बोल रहा हूं, पीटते हुए चले गए। ठीक है, गोल्ड का सीट लिया और उसको पीटते हुए चले गए, और उसको कब तक पीटा? जब तक वो एक झिल्ली ना बना, झिल्ली मतलब एक स्क्रीन ना बना दे, मेम्ब्रेन ना बना दे, तब तक पीटते गए। अगर उसके बाद और पीटते तो वो मेम्ब्रेन टूट जाता। ठीक है, और उसका थिकनेस कितना है पता है? उसका थिकनेस है 22.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इतना पतला, सोच सकते हो? 10⁻⁻7। अगर मैं सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करूं, मिलीमीटर में भी कन्वर्ट करूं, कितना पतला हो जाएगा? और अंदाजा लग पा रहा है कि कितना पतला तक उसे पीटा गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि गोल्ड ही क्यों लिया? क्या बहुत अमीर थे तो गोल्ड ले लिया? ऐसा नहीं है, गोल्ड इसलिए लिया गया क्योंकि गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 79 और थोड़ा हेवी होता है। गोल्ड हेवी, उसका जो न्यूक्लियस है वो हेवी होगा, इसलिए गोल्ड लिया गया। ये तो पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है दैट इज हाईली मैलिएबल। हाईली मैलिएबल मतलब उसको आप पीटते पीटते जाओ, वो जल्दी टूटेगा नहीं, वो स्प्रेड होते हुए जाएगा। इसलिए ये इन दो रीजन की वजह से गोल्ड लिया गया। गोल्ड लिया और उसको इतना पीटा, इतना पतला कर दिया कि उसके आर पार दिखने लगा। आर पार दिखने लगा मतलब एक बहुत पतला सीट बना दिया, और अगर नेक्स्ट उसको और पतला करते तो वो गोल्ड टूट जाता। ठीक है, और उसको लगाया और उसके सामने रख दिया एक रेडियो एक्टिव मटेरियल। क्या रखा? रेडियो एक्टिव मटेरियल। अब रेडियो एक्टिव मटेरियल क्यों रखा या क्यों ये सब किया जा रहा था? अब देखो, अब ये बोला गया कि एटम में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज भी है, और उसका प्रेजेंस कैसा है वो तो पता नहीं है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव अगर दोनों हैं तो दोनों मिल क्यों नहीं जाते, है ना? और ऐसा भी है तो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर क्यों नहीं चला जाता? और अगर बहुत सारे पॉजिटिव एक साथ हैं तो वो कहां कहां पे मौजूद है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस उस पर राइज होने लगे। तो उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने या उस सारे कंफ्यूजन को तोड़ने के लिए उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं एक इसके एटम पे या इस पे अगर मैं अल्फा पार्टिकल थ्रो करवाता हूं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल अगर मैं थ्रो करवाता हूं तो क्या होता है? अगर पॉजिटिवली चार्ज ज्यादा होंगे तो हो सकता है इसमें से जो अल्फा पार्टिकल जा रहा होगा वो रिपेल करके वापस आ जाए। अगर अट्रैक्ट हो रहा हो तो इसके पास चला जाए या फिर इसके आर पार चला जाए। तो बहुत सारे प्रोबेबिलिटी थे, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। और उन्होंने रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया और उसके चारों ओर एक लीड का बॉक्स लगा दिया। कौन सा बॉक्स? लीड का बॉक्स लगा दिया। लीड का बॉक्स क्यों लगाया? ताकि इसमें हम जो चाहते हैं, अब रेडियो एक्टिव मटेरियल ऐसा नहीं है कि आप उसे हाथ में पकड़ के चल सको, बहुत डेंजरस होता है उसमें से जो रे निकलते हैं। तो ताकि रे कहीं और ना जाए, सीधा जाए, इसीलिए उसको एक लेड बॉक्स में रख दिया गया। और लेड बॉक्स में ही क्यों? क्योंकि लेड जो होता है वो रेडियो एक्टिव रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने में। ठीक है, और उसमें से रे निकली और उस पर जाके गिरी, और उसके आसपास भी उन्होंने लेड के ब्लॉक्स रख दिए
क्योंकि हो सकता है यहां से निकलने के बाद वो डेविएट कर जाए, तो वो डेविएट करवाना नहीं चाहते थे। तो और अगर कुछ भी डेविएट हो रहा है तो वो लीड एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ ना कुछ अल्फा पार्टिकल्स इधर से जाके उधर टकराएगा। और उसके चारों ओर उन्होंने क्या रख दिया, उन्होंने रख दिया एक कलेक्टर। क्या रख दिया? कलेक्टर, जो ZnH से बना हुआ है, जिंक सल्फेट, और या फिर बोल सकते हो डिटेक्टर। डिटेक्टर उन्होंने यहां पे रख दिया, जो कि इस पाथ पे मूवेबल है। मूवेबल है मतलब मूव कर सकता है, ठीक है। और जब उन्होंने जो कलेक्टर को अगर यहां पे रखा, मतलब कितने एंगल पे रखा, ठीक, अगर मान लो यहां से यहां पे रखा गया, तो ये इसके साथ करंट एक्टिव मटेरियल के साथ ये कलेक्टर कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। और उसको मूव करते हुए हर टाइम उन्होंने मूव करते हुए इसको ले गए, मतलब थीटा बढ़ाते हुए ले गए, इसको थीटा बोलते हैं। मान लो पहले 0 डिग्री था, फिर 5 डिग्री, फिर 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, फिर 30 डिग्री, ऐसे वो उस कलेक्टर को मूव करते हुए रह गए। और कलेक्टर को क्यों मूव करवाया? ऐसा नहीं है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल को आप रेस को आप अपने आंखों से देख सकते हो, ऐसा नहीं है। तो जो अल्फा पार्टिकल्स इसमें से पास हो रहा होगा वो इधर जाके कलेक्ट हो रहा होगा, या डिटेक्टर जो है उधर जाके टकरा रहा होगा, जो डिटेक्ट कर पाएगा कि हां इसमें से अल्फा पार्टिकल आया है। तो उन्होंने सारे पोजीशन पे, सारे अलग अलग डिग्री पे इसको यहां से घुमाते हुए यहां तक 180 डिग्री पूरा उन्होंने घुमाया इस डिटेक्टर को। और जब घुमाया तब उन्होंने एक टेबल बना दिया कि एक थीटा और एक अल्फा, मतलब जब 0 डिग्री था तो उन्हें कुछ एक्स अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मिले इस डिटेक्टर पे, जब 5 डिग्री हुआ तब कुछ अमाउंट मिले, जब 10 डिग्री हुआ कुछ अमाउंट मिले। और उन्होंने जो टेबल मिला उसमें से एक ग्राफ प्लॉट किया। क्या प्लॉट किया? एक ग्राफ प्लॉट किया। और उनका जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा बन रहा था, ठीक है। इस एंगल में, इस एक्स एक्सिस में उन्होंने इसको थीटा लिया हुआ था और इसको लिया हुआ था अल्फा। तो इस ग्राफ से उन्हें कंक्लूजन क्या मिला? पहले मैं कंक्लूजन लिख देता हूं फिर समझा दूंगा, ठीक है। अगर बनाना चाहते हो पहले बना लो, मैं कंक्लूजन लिख दूंगा फिर समझा दूंगा क्या मिला। तो जब उन्होंने ये ग्राफ बनाया तो उन्होंने क्या देखा, जब ये थीटा है एंगल, मतलब 0 यहां से स्टार्ट हो रहा होगा, 0, 5, 10 ये वो जो भी, और इधर से कितना अल्फा पार्टिकल्स मिल रहा है। तो जब उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया उन्होंने क्या देखा, जब तक वो 0 के आसपास आ रहे हैं तब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स यहां पे 0 के आसपास बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर वो एक्सपेरिमेंट में जब वो 0 डिग्री पे रखते हैं डिटेक्टर को तो उधर उन्हें सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इधर से रेडियो एक्टिव मटेरियल से जो सारे अल्फा पार्टिकल्स जा रहे थे वो उस गोल्ड के सीट को पार करके उस तरफ चले जा रहे थे, तभी तो वो डिटेक्टर डिटेक्ट कर पा रहा था, है ना। तो उन्होंने इससे क्या कंक्लूजन दिया कि जो एटम है या फिर जो एटम है उसके अंदर बहुत सारे फ्री स्पेसेस हैं। अब फ्री स्पेसेस का मतलब क्या है, अब मान लो हमारा जो इस रूम का अगर वॉल्यूम हम देखें बहुत ज्यादा है, लेकिन हम इस रूम में है 4 जन, है ना, 4 ही जन। अब 4 जन 4 अलग अलग कोने पे खड़े हो जाओ, वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना इस रूम का। या फिर अगर मैं बोलूं इस रूम में मैं सिर्फ 5 मॉलिक्यूल के गैस को छोड़ दूं, एक गैस छोड़ूंगा जिसमें सिर्फ 5 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 5 मॉलिक्यूल 4 कॉर्नर पे और एक बीच में रह जाएगा। लेकिन अगर उस 5 मॉलिक्यूल्स को मैं कंप्रेस कर दूं, कंप्रेस करूं तो इतने से डिब्बे में आ जाएगा मेरे जेब में। मतलब तो क्या वो बोलने की कोशिश कर रहे थे, जो एटम है हो सकता है उसके बीच में एक न्यूक्लियस हो या पॉजिटिव चार्ज हो और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो इनके बीच में ये जो जगह है ये पूरा खाली ही खाली है, मतलब हॉलो स्पेस है। जैसे हमारा अर्थ, सन के चारों ओर अर्थ घूम रहा है और सन और अर्थ के बीच खाली स्पेस है,
वैसे ही एटम में भी एक जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो बीच में होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन उसके अपने रास्ते में घूम रहा है, लेकिन उनके बीच में खाली स्पेस है। और इसी से ही पता चल गया कि जो थॉमसन साहब का एक्सपेरिमेंट था, जो प्लम पुडिंग मॉडल, वो गलत है। कैसे गलत है कि अगर खाली स्पेस होता तो उसमें खीर है ही कहां। अब सोचो, एक बाउल में सिर्फ काजू किशमिश ही है और कुछ है नहीं, मतलब काजू किशमिश बाउल में उड़ रहे हैं। ऐसा प्लम पुडिंग मॉडल हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। खीर होना चाहिए ताकि हर जगह पे वो काजू किशमिश मिले। तो इससे थॉमसन साहब का वो एक्सपेरिमेंट या जो वो मॉडल था वो डिस्कार्ड हो गया। अब इसमें और क्या बोले, क्या देखा गया? इसमें यह देखा गया कि स्पेस इन एन एटम इज मोस्टली एम्प्टी, ओनली 0.14% ऑफ स्कैटर मोर देन 1 डिग्री एंड ओनली 1 आउट ऑफ 8000 रिफ्लेक्टेड फॉर मोर देन 90 डिग्री। अब इसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, पहले ये कंक्लूजन समझ लेते हैं। दूसरा क्या बोला, ऑल द पॉजिटिव चार्जेस आर charged particles are together at one location at center and it is known as nucleus। मतलब क्या हुआ, जब उन्होंने देखा, जब इस पे ऐसा भी हो सकता है, अगर अल्फा पार्टिकल आ रहा है यहां से और अल्फा पार्टिकल यहां से भी आ रहा है, यहां पे फ्री स्पेस है तो निकल गया। अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से बेंड करके इधर चला गया। अब हो सकता है इसके पास जब आएगा, इसके और पास आएगा तो ऐसे बेंड करके चला जाएगा। तो 8000 में से जो एक है जो मोर देन 90 डिग्री कर रहा था वो ये वाला है। तो उन्होंने उससे क्या बताया कि जो बीच में जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक साथ है, कहीं हर जगह मौजूद नहीं है, वो एक साथ है और उसी चीज को बोला गया न्यूक्लियस। और थर्ड चीज क्या बोला गया, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज कैलकुलेटेड या कैन बी कैलकुलेटेड टू बी आउट ऑफ 10⁻⁻⁴। और ये कैसे कैलकुलेट किया गया, काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से। अब ये क्लास 11th में पढ़े होंगे। काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से जो एटम का साइज होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर, और लेकिन जो न्यूक्लियस का साइज है वो उससे भी बहुत छोटा है। और न्यूक्लियस का साइज रदरफोर्ड साहब ने भी कैसे कैलकुलेट किया था, अभी हम कुछ देर में वो चीज भी करेंगे, ठीक है। तो और उन्होंने बोला एक न्यूक्लियस, इट शोज दैट वन न्यूक्लियस हैज एम्प्टी स्पेस 10,000 टाइम्स। अब इसको ऐसे समझना, अब इस रूम में अगर एटम का साइज, या फिर एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक हाथी है, ठीक है, हाथी है, वो है एटम का साइज, और न्यूक्लियस का साइज क्या है, जो चींटी है। मतलब समझ पा रहे हो कितना डिफरेंस है, चींटी का साइज और हाथी का साइज, वैसा डिफरेंस आ रहा था। अगर न्यूक्लियस इतना बड़ा है तो उसके बीच में जो अगर एटम इतना बड़ा है तो उसके बीच में जो न्यूक्लियस होगा वो बहुत ही छोटा होगा। इस एक्सपेरिमेंट से ये सारा कंक्लूजन निकलते हुए आया। और इसके बाद जो रदरफोर्ड थे, जो थॉमसन साहब के ही स्टूडेंट थे, उन्होंने इस पे और कैलकुलेशंस करना शुरू कर दिया, ठीक है। और उन्होंने जो कैलकुलेशन किया उससे हमें न्यूक्लियस का अप्रोक्सीमेट साइज हमें पता चल पाया, ठीक है। ये लिख चुके। अब इसमें देखते हैं कि एक्चुअल में वो जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें हो क्या रहा था। थोड़ा और जूम कर, यहां पे हमने क्या देखा, एक बड़ा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि उसमें एक्चुअली हो क्या रहा था। मान लो यहां पे एक न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। अब इस पे अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रे जो आ रहे हैं वो इस पे इसके आसपास से जा रहे होंगे। कुछ अल्फा पार्टिकल्स इससे बहुत दूर दूर जा रहे होंगे जो इधर से डायरेक्ट पास कर गए। जैसे जैसे ही रे को या अल्फा पार्टिकल्स इसके पास आते गए, जब मान लो ये एक पास आया तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, और जब इसके और नजदीक आए तो वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, और जो इसके पूरा सामने सामने आए वो इधर से फिर से यू टर्न मार के चला गया। अब इधर से अगर और दूर जाए तो वो ऐसे चला जाएगा, इधर से और दूर जाए तो वो और कम डिफ्लेक्ट करेगा, और एक रे ऑफ लाइट जाए तो वो ऐसे चला जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। अब यहां से इस न्यूक्लियस से ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं डी। और डी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं कोई भी न्यूक्लियस के पास है, क्योंकि एज बिकॉज ये क्या अल्फा पार्टिकल्स है, मैं न्यूक्लियस के पास अगर कोई भी पॉजिटिव पार्टिकल को लेकर जाता हूं तो वो उधर से ही रिपेल करके आ जा रहा है, वो उसके और पास नहीं जा रहा है। ये जो अल्फा पार्टिकल है ये इससे और आगे डिस्टेंस नहीं जाएगा। और यहां पे और एक डिस्टेंस मिला जिसको हम बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो ये रे सीधा चला जाता है ना, लेकिन यहां से बेंड हो गया ड्यू टू इस पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला भी इधर से बेंड हो गया इधर से। अगर नहीं होता तो ये ऐसे सीधा पाथ में जाता ये नहीं जाता। और यहां से न्यूक्लियस के सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, अगर ये सीधा चला जाता उसको हम डिनोट करते हैं बी से, और उसको हम बोलते हैं कि क्या, इंपैक्ट पैरामीटर। क्या बोलते हैं? इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है, अब देखो, अगर ये बात को समझना, अगर मैं इंपैक्ट पैरामीटर पकड़ लूं या मुझे मिल जाए, क्या ये न्यूक्लियस इस इंपैक्ट पैरामीटर से या फिर डी से बड़ा हो सकता है? जरा समझना इसको। अगर मान लो डी हमारा, फॉर एग्जांपल बी को छोड़ दो, मैं डी के बारे में बात कर रहा हूं। अगर डी, मान लो मुझे डी 10 मिला, डी मुझे 10 मिला, ठीक है, तो क्या न्यूक्लियस का जो साइज है या जो पॉजिटिव पार्टिकल का साइज है, क्या वो 10 से बड़ा हो सकता है, 12 हो सकता है, या फिर जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस 10 से बड़ा हो सकता है? बात को समझना। अगर 10 से बड़ा होता, अगर मान लो फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल है, अगर डी का वैल्यू 10 है और अगर न्यूक्लियस का रेडियस जो है वो अगर 10 से बड़ा होता, हमें क्या करना है? हमें रदरफोर्ड साहब क्या कर रहे थे? न्यूक्लियस का साइज पता कर रहे थे। और साइज कैसे पता कर सकते हैं? अगर उसका रेडियस मिल जाए। तो क्या जो न्यूक्लियस है उसका जो डायमीटर है, क्या वो 10 से बड़ा होगा? 10 से अगर बड़ा हो जाएगा तो ये मैं दिखाने के लिए बता रहा हूं, न्यूक्लियस कुछ ऐसा इतना बड़ा होगा, मतलब अल्फा पार्टिकल क्या गया, उसमें छेद किया, फिर वापस आया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या हो सकता है? मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है? अल्फा पार्टिकल आया, उसको न्यूक्लियस को टच करके चला गया। मतलब न्यूक्लियस का साइज अगर मुझे इंपैक्ट या लीस्ट डिस्टेंस डी अगर मिल जाए, अगर मान लो डी 10 है तो न्यूक्लियस का साइज एटलीस्ट 10 तो होगा। 10 से बड़ा तो नहीं हो सकता, छोटा हो सकता है लेकिन बड़ा तो नहीं हो सकता। तो इसी पे रदरफोर्ड ने अपना कुछ कैलकुलेशंस किया। ठीक है, पहले इसके बारे में जो मैंने अभी बताया उसको 2 लाइनों में लिख लो। चलो, यहां पे क्या लिखा है? इंपैक्ट पैरामीटर है क्या, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है क्या। और इसी से क्या है? इंपैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन अल्फा पार्टिकल एंड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। डायरेक्शन ऑफ द गिवन अल्फा पार्टिकल, ये उसका डायरेक्शन है, और उनके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। और दूसरा क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमारा क्या है? डी फॉर एन अल्फा पार्टिकल इज द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। लाइन ऑफ सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस is the distance between the center of the nucleus and the particle where it stops and return back। जहां पे ये रुकता है और वापस चला जाता है, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और इसी से दिस डिस्टेंस गिव्स द अप्रोक्स साइज ऑफ न्यूक्लियस। और कैसे देगा? अभी समझाया, क्योंकि न्यूक्लियस का जो साइज होगा वो इस डी से तो बड़ा हो नहीं सकता। अगर डी मान लो मुझे 5 मिल रहा है तो न्यूक्लियस का जो डायमीटर होगा वो 5 होगा या फिर 5 से कम होगा। तो इसी से रदरफोर्ड साहब ने अपना कैलकुलेशन शुरू कर दिया था, और उन्होंने जो कैलकुलेशन किया उससे हमें क्या क्या मिल रहा है, वो उन्होंने क्या कैलकुलेशन किया था उसको जरा देखते हैं। ये बना लिए, रदरफोर्ड साहब ने क्या कैलकुलेट किया इसमें। ये हमारा गोल्ड का न्यूक्लियस था और ये अल्फा पार्टिकल था। अब इन दोनों के बीच में ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और जो अल्फा पार्टिकल है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, ड्यू टू दिस रिपल्सिव फोर्स ये क्या करेगा? ये रिटर्न कर जाएगा रिपल्सिव फोर्स की वजह से। और ये भी चार्ज पार्टिकल है, ये भी चार्ज पार्टिकल है, और उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स तो लग रहा होगा। और वो फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं? फॉर्मूला था
चैप्टर 1-2 में पढ़े वो, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर होता था ना। तो F इक्वल टू इनके बीच में उन्होंने जो डिस्टेंस उन्होंने इस फॉर्मूले में डाला 1/4πε0, और अब इसमें चार्जेस कितना होंगे, कितना होंगे इसका। अब अगर ये न्यूक्लियस है तो इसमें इसका एटॉमिक नंबर कितना है, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इस गोल्ड का एटॉमिक नंबर इनटू नंबर ऑफ चार्जेस या ई, क्योंकि एक क्या बोलते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू और एक नेगेटिव चार्ज का वैल्यू दोनों सेम होता है। अब हमें इसका गोल्ड का एटॉमिक नंबर तो पता है जेड, दैट इज 79, पता है ना, गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है। हाँ 79 इंटू अगर मैं चार्ज का वैल्यू उस पर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा इसका चार्ज, मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब यहां से अल्फा पार्टिकल भी आ रहा है और अल्फा पार्टिकल में कितने चार्जेस होते हैं, कितना चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन में जितने चार्ज होते हैं उतना चार्ज एक अल्फा पार्टिकल में होता है, 2e के बराबर चार्ज इन एन अल्फा पार्टिकल। तो कितना हो जाएगा 2e इंटू जेड इंटू ई, जेड क्या है एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, उनके बीच में लीस्ट डिस्टेंस कितना है, d लिए हुए हैं, तो d का स्क्वायर होगा या नहीं होगा, होगा। अब देखो यहां से जो अल्फा पार्टिकल है वो यहां तक आया, फिर यहां से यहां तक चला गया। अब अगर यहां से यहां आ रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इसमें एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो अल्फा पार्टिकल में भी काइनेटिक एनर्जी होगा। और जब वो काइनेटिक पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचा तो वो रुक गया, मतलब उसका सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कौन लगी चे मुंह आता जाकर, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और होगा या नहीं होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा, या फिर बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा। अबे जीरो कैसे हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया ना पोटेंशियल एनर्जी में, तो जितना काइनेटिक एनर्जी था उतना पोटेंशियल एनर्जी। ये तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जब एक बॉडी मूव करते करते रुक जाता है उसका सारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, याद है या नहीं है। और चैप्टर 1 और 2 में हमने 1 या फिर 2 में हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज पढ़ा था, क्या फॉर्मूला हुआ करता था चैप्टर 2 में, कैपेसिटेंस क्या फॉर्मूला हुआ करता था, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर फोर्स होता है। अबे एंड तक आ गए, चैप्टर 1 भूल गए, 1-2 पढ़ लो बेटा, बोर्ड आ रहा है। क्या होगा 1/4π, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा अब देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल होता है, लेकिन ऑपोजिट होते हैं साइन में, k इज इक्वल टू -u या फिर u इज इक्वल टू -k। ये याद हुआ है या नहीं है। अबे अभी तो बताया काइनेटिक, हाँ या ना तो बोलो, भूख लग रहा है या नींद आ रहा है या इतना बोरिंग है, इतना बोरिंग तो लग नहीं रहा होगा। कुछ तो बोल लिया करो, या कुछ याद ही नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है बता क्या हो रहा है, इतना सन्नाटा क्यों है, इतना मतलब ऐसे खोए हुए क्यों हो, किसकी यादों में खोए हुए हो, ठीक हो तो, सांस वांस आ रही है दिखाओ, नहीं पता चला चली गई ऊपर। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 1/4πε0 और 2e अल्फा पार्टिकल का चार्ज और जेडी इसका चार्ज न्यूक्लियस का डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना हो गया d होगा।
उनके बीच में लीस्ट डिस्टेंस डी है, ये होगा। तो इसमें से इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से अगर मैं ये डी निकालना चाहूं तो डी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 2e इंटू जेड ई डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा के, होगा या नहीं होगा? होगा। तो लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन या लीस्ट डिस्टेंस रदरफोर्ड साहब ने ये कैलकुलेट करके दे दिया। अब इसका जो साइज होगा डी जितना होगा अप्रोक्सीमेटली न्यूक्लियस का साइज भी उतना होगा, अप्रोक्सीमेटली, बराबर तो नहीं हो सकता लेकिन अप्रोक्सीमेटली उतना होगा, होगा या नहीं होगा? और इससे और भी आगे कैलकुलेशंस चली और भी इसमें दिमाग चला कि अगर आप बोल रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रहता है तो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर घुस क्यों नहीं जाता? क्योंकि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव है, और जो न्यूक्लियस है वो तो बड़ा है, हमें पता है न्यूक्लियस जो बड़ा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो उसके अंदर चला क्यों नहीं जाता? तो उसके एक्सप्लेनेशन में उन्होंने दिया जो जब अर्थ सन के चारों ओर घूमता है, अर्थ भी सन पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से एक सेंट्रीपिटल पुल लगता है जिसके वजह से अर्थ घूमता है ना? या फिर अगर और एक एग्जांपल ले लो, अर्थ के चारों ओर मून भी घूमता है और मून अर्थ पे क्यों घुस नहीं जाता? क्योंकि एक सेंट्रीपिटल पुल लगता है जिसके वजह से वो घूमता है ना? और अभी हम इसके बाद वही कैलकुलेशन करेंगे कि उसके अंदर घुस क्यों नहीं जाता, घूमता क्यों है उसके चारों ओर, अर्थ आके सर्न के अंदर क्यों घुस नहीं जाता, वो हमने ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस के अंदर घुस क्यों नहीं जाता, ये भी अभी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पहले इतना लिखो। चलो, तो जो मैं बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता क्यों है या उसके अंदर घुस क्यों नहीं जाता, उसके बारे में भी जो रदरफोर्ड साहब थे उन्होंने बात किया था। क्या बात किया था? मान लो ये न्यूक्लियस है और ये किसके लिए बात किया जा रहा है? फॉर हाइड्रोजन एटम। उन्होंने जब बात किया था उन्होंने हाइड्रोजन एटम के लिए बात किया था, ऑर्बिट के रिगार्डिंग। और ऑर्बिट के रिगार्डिंग इसमें भी बहुत सारे लोचा हुए थे जो बोर साहब ने उसको ठीक किया था। बोर किसके स्टूडेंट हैं? रदरफोर्ड के। तो पीढ़ी दर पीढ़ी स्टूडेंट टीचर उनको चलते गए और अभी भी इस पे काम चल रहा है। ठीक है, लेकिन जो मेन ढांचा है, या बोल सकते हो अब केक तो बहुत अलग अलग शेप्स के बन सकते हैं, लेकिन जो मेन बेसिक प्रोसेस जो है, मैदा कितना बटर कितना चीनी मिलाना है, मोल्ड तो कुछ तुम डाल के कुछ भी शेप दे सकते हो, लेकिन जो बेसिक चीज है वो चेंज नहीं हो रहा। और थॉमसन साहब ने वही बेसिक चीज या बेसिक जो ढांचा है वो दे दिया था। अब उसमें जैसे जैसे पढ़ाई होती गई वैसे उसमें मॉडिफिकेशंस होते गए। इसमें से कोई भी चीज हमें जो बोला जाता है, या फिर अगर तुम देखे होगे कि कौन सा सीरीज था वो, कोटा फैक्ट्री, उसमें वो जो बोलता है ना कि सब कुछ गलत है केमिस्ट्री में, ऐसा नहीं है। अगर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हर चीज को मॉडिफाई करते हुए आगे चेंज करते हुए गए। अब अगर सोचो, हम अगर बचपन से जो या 20 साल या 100 साल पहले जो पढ़ाया जाता था, अभी वो चीज आपको पढ़ाते तो क्या आपको कुछ समझ में आता? क्योंकि आपके चारों ओर का ज्योग्राफी या आपके चारों ओर का जो माहौल है वो भी तो चेंज हो रहा है ना? तो उस हिसाब से उन चीजों को अपडेट किया गया। अपडेटेड करते करते अभी जहां तक पहुंचे वहां तक हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो, उन्होंने हाइड्रोजन एटम में माना यहाँ पे न्यूक्लियस है और मान लिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसका रेडियस उन्होंने मान लिया कितना? स्मॉल आर। ठीक है, उन्होंने मान लिया स्मॉल आर। और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम क्यों पा रहा है? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा हो रहा होगा ताकि वो उसको अट्रैक्ट कर पाए।
लेकिन ये इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ फोर्स इस पे लगा रहा होगा, और ऐसा नहीं है एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाँ, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में और एक ही प्रोटॉन भी तो है। अगर कोई दूसरा 79 एटॉमिक नंबर उसके आउटर मोस्ट सेल में या हर सेल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने प्रोटॉन्स है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स आके गिर नहीं जा रहे हैं। क्योंकि दोनों अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन पे फोर्स लगा रहा होगा या न्यूक्लियस पे फोर्स लगा रहा होगा। इसीलिए ये ड्यू टू दिस सेंट्रीपिटल पुल ये इसके चारों ओर घूमता रहता है, ठीक है। और एफ सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसके बराबर होता है? हमने पढ़ा हुआ है mv² अपॉन r, ये हमने पढ़ा हुआ है बचपन से, हाँ या ना। और फोर्स बाय दिस प्रोटॉन कितना हो जाएगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स है वो हम कूलम्स लॉ से निकाल सकते हैं। कितना होता है? 1/4πε0 इंटू कितना? Q1 इंटू Q2। इसका अगर चार्ज E है, इसका भी चार्ज E ही होगा, तो E का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, ये होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? अब अगर इसको इक्वेट कर दें तो इसमें से अगर आपको इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी पता है तो आप ये जो रेडियस है वो कैलकुलेट कर सकते हो। अगर यहां से इस वाले इक्वेशन से अगर आपको वेलोसिटी पता है तो क्या आपको रेडियस मिल सकता है? क्योंकि 1/4πε0 का वैल्यू जानते हो, ई का वैल्यू जानते हो, मास ऑफ द निदर है फोर्स बिटवीन पचास पूरा पोटेंशियल एनर्जी पचानी निकाल सकते हैं। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमें पता है, तो R इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा? R विल बी इक्वल टू एक R इधर है और इधर से एक R कट गया, तो R विल बी इक्वल टू कितना? E² बाय 4πε0 इंटू m v² मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मतलब अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है अगर पता हो तो मैं उनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकता हूं r, या फिर वाइस वर्सा। अगर मुझे r पता हो, r अगर पता हो तो क्या मैं v निकाल सकता हूं वो कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है? ये इक्वेशंस जो लिख रहा हूं वो ये दिमाग में रखना, क्वेश्चंस पूछते हैं इससे, न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? और अगर मैं इसमें से v निकालना चाहूं या वेलोसिटी निकालना चाहूं तो v विल बी इक्वल टू कितना? E बाय √4πε0 इंटू m, या नहीं मिलेगा? इक्वेशन 2। अगर आपको वेलोसिटी पता है तो आपको रेडियस मिल जाएगा, या फिर ये रेडियस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ये रेडियस पता है तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। दो फॉर्मूले आपके पास आ गए, मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? अब इलेक्ट्रॉन एज बिकॉज सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होंगे, हो गया ना। तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी मान लो E या काइनेटिक एनर्जी K ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? K इज इक्वल टू ½ mv²। होगा या नहीं होगा? तो अगर मैं इस v² का वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दूं, सॉरी हाँ, इसमें से अगर मैं v² का वैल्यू निकाल के इसमें से डाल दूं, इस पे डाल दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? काइनेटिक एनर्जी कितना मिल जाएगा? K विल बी इक्वल टू E² अपॉन 8πε0 इंटू R, ये मिलेगा। या फिर अब इसको ऐसे देखना, मैंने क्या बोला? v² का वैल्यू निकाल के इस पे डाल दूं, लेकिन मुझे चाहिए काइनेटिक एनर्जी, तो मैं क्या कर रहा हूं? इसमें से v² का वैल्यू, इसमें से v अगर इतना है, v² विल बी इक्वल टू, इधर से √ओवर हट जाएगा, इधर E² हो जाएगा। v² का वैल्यू अगर मैं इधर डाल दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है वो मिल गया।
अब इसका पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगा। तो U इक्वल टू क्या होता है, क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी? अभी फॉर्मूला बोला 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R। तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू, अब देखो यहां पे जो Q1 और Q2 लगा, यहां पे चार्ज, हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, एक होगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होगा नेगेटिव चार्ज। तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ E का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, ये होगा। अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि यहां पे माइनस क्यों डाले और यहां पे माइनस क्यों नहीं डाले? क्योंकि मैं इन दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं, और जब मैं एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूं तो दोनों का साइन तो मैंडेटरी है ही। ये हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा हुआ है। जब चैप्टर 1 में पढ़ रहे थे फोर्स में, हम साइन जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी चार्जेस होते हैं उसके मास को कंसिडर करते थे जब फोर्स ले रहे थे, लेकिन जब एनर्जी निकालते हैं तो उनके बीच का चार्ज को कंसिडर करते हैं, इसलिए यहां पे नेगेटिव साइन आया। इतना क्लियर है? तो ये नेगेटिव साइन अगर बाहर आ जाए तो कितना हो जाएगा -1/4πε0 E²/R, ये होगा या नहीं होगा? तो टोटल एनर्जी ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इन द इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो K प्लस U दैट विल बी इक्वल टू कितना? E²/8πε0R माइनस कितना E²/4πε0R, ये होगा। अब इसको अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो मुझे कितना मिलेगा? -E² डिवाइडेड बाय कितना 8πε0R मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर यहां पे एलसीएम ले तो 2 अगर मल्टीप्लाई इस पे कर रहे हैं, उधर 2 इधर 2, E² - 2E² तो कितना हो जाएगा -E² डिवाइडेड बाय एलसीएम 8πε0R, और ये टोटल एनर्जी हो गया, हो गया। और यहां पे देखो माइनस साइन है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन में जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव में है, और इसी के वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस पाथ को छोड़ के नहीं जा पा रहा। क्योंकि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी होगा तभी तो वो इसको छोड़ के जाएगा। उसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है। कितना डेफिशिएंट है उसके एनर्जी में? इतना एनर्जी में डेफिशिएंसी है। अगर मैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन इस पाथ में ही घूमता रहता है और इलेक्ट्रॉन छोड़ के नहीं जाता। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी दे दूं, इतना एनर्जी दे दूं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा, और उस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। लेकिन एज बिकॉज इलेक्ट्रॉन के पास इतना एनर्जी का डेफिशिएंसी है तो वो अपने क्या बोले, अपने घर को छोड़ के नहीं जा पा रहा। समझ रहे हो या नहीं? कुछ घुस रहा है या ऊपर से जा रहा है? घुस रहा है ना बेटा। इन सब चीजों को समझ के अच्छे से दिमाग में रखो। ये सारे थियोरिटिकल चीजें हैं, इसमें जो भी मैं बोल रहा हूं वो मैं लिख नहीं रहा हूं। जो थियोरिटिकल चीजें हैं वो आपको क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ठीक है? तो एज बिकॉज इलेक्ट्रॉन में इतना डेफिशिएंसी है तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इस और अपने ऑर्बिट को, अपने पाथ को छोड़ के नहीं जाएगा। समझ रहे हो? और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर काट रहा है, और वो रदरफोर्ड साहब ने अपने इस कैलकुलेशन से ही प्रूव कर दिया। तो यहां तक और बात चली रदरफोर्ड साहब की। अच्छा, अभी तक हम इतना सारा चीजें पढ़ चुके, दिमाग में ये नहीं आया कि ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या है इस चैप्टर में। हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें आउटकम क्या मिलेगा? इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि एटम का जो शेप है वो कैसा है, एटम का जो स्ट्रक्चर है
वो कैसा है, हमें इस चैप्टर से वो सीखने को मिलेगा। ठीक है, अभी हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जा रहे हैं धीरे धीरे, उसके और बढ़ रहे हैं, और 2 क्लासेस लगेंगे उसके स्ट्रक्चर तक पहुंचने के लिए। लेकिन जहां से शुरुआत हुई वह शुरुआत की बातें हमने की है। ठीक है, समझ में आया या नहीं है? आया या नहीं? कहीं पे भी कुछ डाउट? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, इसी चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे, और भी जो जो चीजें हैं एटम्स के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।